गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं, ये चैप्टर छोटा ही है क्योंकि इसमें बस मीनिंग्स और डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा नहीं है कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, गैर प्रतियोगी बाज़ार। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था जिसको हम प्रतियोगिता बाज़ार, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार या प्रतियोगी मार्केट कहते थे। उसमें सिर्फ एक ही मार्केट थी जिसका नाम था परफेक्ट कंपटीशन। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें हमारी कई तरह की मार्केट्स आती हैं, जिनमें से 3 हमारे सिलेबस में हैं। मोनोपोली, मोनोपोली एकाधिकार को कहा जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एंड ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ठीक है, मोनोपोली के बारे में मैंने आपको बताया भी था जब हम लोगों ने रेवेन्यू वाला चैप्टर किया था। तो हमने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डायग्राम्स बनाए थे और तब मैंने आपको इनके मीनिंग भी समझाए थे वहाँ पे। अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, मीनिंग्स और फीचर्स के साथ। देखिए, सबसे पहले आता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। एक अधिकार मीन्स एक का अधिकार, एक प्लस अधिकार बनेगा इसका मीनिंग। तो मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ एक का ही अधिकार हो। ठीक है, अब हम एक बार पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग। Monopoly is a market situation in which there is only one producer of a commodity with no close substitute। देखिए, मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन होती है या वो मार्केट होती है जहाँ पर किसी वस्तु का केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है, यानी एक ही उत्पादक होता है, एक ही सेलर होता है। ठीक है, यानी वस्तु को बेचने वाला एक अकेला बंदा होता है, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वो एक शॉपकीपर हो। ठीक है, विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का आप जानते हो मतलब स्थानापन्न होता है, और उस वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होता, मीन्स उसके जैसी वस्तु नहीं होती। अगर उसकी जैसी वस्तु होती तो कोई और बंदा बना रहा होता तो मोनोपोली ख़त्म हो जाती। तो मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन है जहाँ पर किसी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। ओके, अब है इसकी फीचर्स, विशेषताएं। आपको मैंने बताया था कि अगर आप जब परफेक्ट कंपटीशन किया था तो मैंने आपको बोला था अगर हम एक मार्केट की फ़ीचर्स लर्न कर लेते हैं तो बाकी की में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि हेडिंग एक जैसी ही है, बस अंदर का मटेरियल चेंज है। ठीक है, तो फीचर्स कर रहे हैं हम मोनोपोली की। एकाधिकार की विशेषताएं। नंबर 1, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी बेचने वाला एक ही बंदा होता है, और बहुत सारे बायर्स, बायर्स मीन्स क्रेता, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ये पॉइंट तो इसकी मीनिंग से ही क्लियर था कि इस बाज़ार में किसी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, एक ही विक्रेता होता है, और क्रेता अनेक होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मोनोपोली की बात करें तो हम इंडियन रेलवे को ले सकते हैं। इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, और अकेली गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ही है। मतलब अगर इंडिया में बात की जाए तो कोई प्राइवेट संस्था नहीं है उसमें, तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, ट्रेन को। सेकंड आता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये भी मीनिंग सही है कि निकटतम स्थानापन्न का अभाव। इट मीन्स ये जो वस्तु होती है जो कि मोनोपोली में सेल की जाती है, बेची जाती है,
उसको किसी और वस्तु से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता। जैसे कि चाय और कॉफ़ी हैं, अगर चाय की कीमत ज़्यादा है तो हम कॉफ़ी यूज कर लेंगे, कॉफ़ी की ज़्यादा है तो चाय यूज कर लेंगे। तो चाय और कॉफ़ी का स्थानापन्न था, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय। लेकिन यहाँ पर जो गुड्स हो, जो वस्तु होती है, जो सर्विस होती है, उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, उसको हम किसी दूसरी वस्तु से रिप्लेस नहीं कर सकते। थर्ड है फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। देखिए, मोनोपोली के नाम से पता चलता है कि एक अधिकार, यानी एक ही फर्म रहेगी, एक ही प्रोड्यूसर रहेगा, तो इस बाज़ार में अन्य फर्में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती, उनको प्रतिबंध होता है कि वो मार्केट में नहीं आ सकती। मार्केट में आने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जाना नहीं है कोई जगह, मीन्स वो अपना प्रोडक्ट नहीं ला सकती मार्केट में। क्या रीज़न है उसके रीजन्स है कि मोनोपोली क्यों होती है। क्योंकि देखिए, जो मोनोपोली में जो बंदा है जो कि वहाँ पर प्रोडक्ट अपना सेल करने के लिए आया है और उसके जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, क्यों बना तो कोई भी सकता है, लेकिन उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा होगा उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी है, उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, ठीक है। और कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे कि मोनोपोली अराइज क्यों होती है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की संभावना। देखिए, इस बाज़ार में कीमत विभेद की संभावना होती है, ठीक है। श्योरिटी से होती है क्योंकि एक सेलर होता है और ख़रीदने वाले बहुत बंदे होते हैं। तो जो सेलर है वो अपनी वस्तु के किसी से पैसे कम भी ले सकता है, किसी से भी ज़्यादा ले सकता है। जैसे कि मान लो कोई उसका रिलेटिव आ जाता है तो उससे उसने पैसे कम ले लिए, कोई रिच पर्सन आ जाता है और उसको ज़्यादा नीड है तो उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो इसलिए इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कीमत विभेद, मीन्स एक ही पदार्थ की अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत लेना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, प्योर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, एकाधिकारी फर्म ही उद्योग होते हैं। एकाधिकारी फर्म ही उद्योग क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि जो वस्तु की कीमत होती है वो डिसाइड की जाती है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, और इंडस्ट्री जो डिसाइड करती हैं वो मार्केट फोर्सेज, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर एक ही होता है, उसकी जो गुड्स और सर्विसेज है उसको कोई कॉम्पीट करने वाला नहीं होता, सब्स्टिट्यूट करने वाला नहीं होता। तो वो अपनी फर्म की अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद ही डिसाइड करता है, ठीक है। इसलिए उसको कहा गया है कि वो उद्योग भी होते हैं, ठीक है। उन्हीं का फर्म होता है और वही उद्योग भी कह सकते हैं। उनकी पॉलिसीज़ वो खुद डिसाइड करते हैं, प्राइस गुड्स का वो खुद डिसाइड करते हैं, ओके। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज कर्व। ये आपको कर्व दिख रहा है, इस तरह से होता है कर्व। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में OX अक्ष के पैरेलल होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कम झुका हुआ होता है, ज़्यादा झुका हुआ मोनोपोलिस्टिक में होता है, मोनोपोली में सिर्फ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। AR MR से ऊपर होता है, तो ये इसको बोल सकते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है, अधिक लोचदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल मीन्स कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। अब देखिए, मोनोपोली में आपने इसके मीनिंग्स फीचर्स से जान लिया बहुत कुछ उसके बारे में, तो आपको पता चल गया कि ये फर्म अपनी प्राइस खुद डिसाइड करती है, तो कोई प्रोडक्ट ले या ना ले इस बात का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बायर्स हैं तो कोई तो प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो इसका अपनी कीमत पर खुद नियंत्रण होता है, अपने आप से ही कीमत नियंत्रण करता है। ये मीन्स अपनी प्राइस को कंट्रोल करना इसी के हाथ में होता है। ये प्राइस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ओके। आपको मोनोपोली का मीनिंग और उसके फीचर्स समझ में आए।
अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता हमने पहले पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में, और मोनोपोली हमने अभी पढ़ा है, तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की प्रकृति, ठीक है। वस्तु की प्रकृति मीन्स कैसी वस्तु होती है, कैसी वस्तु होती है। मोनोपोली में गुड्स कैसी होती हैं और यहाँ पर कैसी होती हैं, बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप, क्योंकि आपने मोनोपोली की और मोनोपोलिस्टिक दोनों की मीनिंग पढ़ा हुआ है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है वहाँ पर वस्तुएं समरूप होती हैं, मीन्स एक जैसी ही होती हैं, पढ़ा था आपने उसकी फीचर्स में ये। जबकि एकाधिकार बाजार में वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि कोई वस्तु है उसकी पूर्ति एक ही फर्म कर रही है, तो हो सकता है वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाए अमीर लोगों के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसा है, थोड़ी सी लो क्वालिटी की गुड्स बनाए वो थोड़े पुअर पीपल्स के लिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वस्तु की प्रकृति चेंज हो सकती है, समरूप हो सकती है कि वस्तु समान हो, एक जैसी हो, और ये भी हो सकता है कि एक जैसी ना हो। सेकंड है नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। आपको पता है मोनोपोली में सेलर एक होता है, एक विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में अनेक क्रेता होते हैं और अनेक विक्रेता होते हैं। थर्ड है शेप ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र का आकार। परफेक्ट कंपटीशन में AR/MR जो होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, वो पूर्णतः लोचदार होता है, OX अक्ष के पैरेलल होता है, और मोनोपोली में अधिक लोचदार होता है AR और MR, ठीक है। AR/MR से ऊपर होता है, वहाँ पे वो इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, प्रवेश पर प्रतिबंध। मोनोपोली में फर्मों के प्रवेश पर यानी फर्मों की एंट्री पर प्रतिबंध होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री होती हैं, फर्में आ सकती हैं और जा सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की संभावना। अभी हमने मोनोपोली पढ़ा था, तो हमने मोनोपोली में एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर जो प्राइस होता है वस्तु का, मोनोपोली में जो प्राइस होता है वस्तु का, उसमें तो कीमत विभेद की संभावना में किया था कि जो मोनोपोली होती है वहाँ पर एक ही सेलर होता है, तो वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस ले सकता है। तो मोनोपोली में पॉसिबिलिटी होती है कीमत विभेद की, यानी अलग अलग कीमत लेने की, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कीमत जो होती है वो समरूप पाई जाती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कीमत निर्धारण। तो मोनोपोली में जो फर्म प्रोडक्ट बनाती है वो खुद ही अपने प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड करती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म, अभी हमने पहले भी किया था, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से इंडस्ट्रीज प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस रिगार्डिंग प्रॉफिट, लाभ संबंधी अंतर। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि समान कीमत होती है, उपभोक्ताओं को बाजार की जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली में लाभ परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही फर्म होती है, बहुत सारे वायर्स होते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा मोनोपोली में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, कि जो मोनोपोली मार्केट है, जो एकाधिकार बाजार है, वो कैसे आता है, कैसे अराइज होता है, कैसे बनता है। तो उसके लिए कुछ हैं, जैसे कि नंबर 1 है गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट अगर किसी को लाइसेंस दे देती है एक पर्टिकुलर काम के लिए, गवर्नमेंट ने कंट्रोल दे दिया कि ठीक है ये तुम्हारे कंट्रोल में आता है
और इस तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बोल दिया जाता है कि उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, अब कोई और उसको बनाएगा नहीं। लाइसेंस का भी टाइम पीरियड होता है, तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया तो भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। सेकंड है पेटेंट राइट्स, एकस अधिकार। कुछ बंदों को जैसे कि लाइसेंसिंग की तरह ही हो जाएगा, कुछ फर्म को या किसी बंदे को पेटेंट राइट होता है किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए, तो उसके अलावा कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। थर्ड है कार्टल्स। देखिए कार्टल्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ ग्रुप ऑफ फर्म्स मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड प्राइस सो एज टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। कार्टल्स मीन्स होता है कि कुछ फर्में मिलकर, मतलब एक गठबंधन बना देती हैं, मिल जाती हैं वो, और वो मिलकर प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्राइस से रिलेटेड अपनी पॉलिसी बनाती हैं ताकि उनके अंदर कंपटीशन ख़त्म हो जाए। जैसे कि मान लो मार्केट में, एग्जांपल के लिए है कि मार्केट में सिर्फ 2 तरह की ही गाड़ियां हैं, एक मारुति वालों की है और दूसरी है टाटा वालों की, ठीक है। कि हमने माना है कि सिर्फ मार्केट में 2 ही ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, मार्केट की और मारुति की और टाटा वालों की। तो इन दोनों में कंपटीशन रहेगा कि मेरी ज़्यादा गाड़ियां बिकें, और अब ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। मिल के ये दोनों डिसाइड कर लेती हैं पॉलिसीज़, प्राइस डिसाइड कर लेती हैं। तो तीसरी तो कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट में, तो लोगों को इनकी गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी दोनों की। अब दोनों मिल गई हैं तो अपनी मनमर्जी से एक जैसे डिसीजन लेंगी, तो इस तरह से ये दोनों मोनोपोली में आ जाएंगी क्योंकि ये दोनों मिल गई हैं। तो इसको कहते हैं कार्टेल्स। जब कुछ फर्में कंपटीशन से बचने के लिए गठबंधन बना लेती हैं, वो कार्टेल होता है, गुट निरपेक्षता जिसे कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नेचुरल ऑक्यूरेंस। कुछ प्राकृतिक ऑक्यूरेंस की वजह से, जैसे कि मान लो कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ऑयल वगैरह है, कच्चा तेल है, वो वहाँ से रिच हैं, कुछों के पास नहीं है। तो कई बार नेचर जो होती है किसी देश में बहुत अच्छी होती है, कुछ स्पेशल होता है वहाँ पे, कहीं ब्यूटी अच्छी होती है, कोई किसी और देश में नहीं होती, तो उसको उसका एक अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। वो मोनोपोली था, ये मोनोपोलिस्टिक है। देखिए क्या होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। तो मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप होता है जहाँ पर किसी वस्तु के कई सारे बायर्स और कई सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये तो परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, पहचान कैसे होगी? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो इसको डिफरेंस करने के लिए थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। अ प्रोडक्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि एक साबुन ले लिया हमने लक्स का, तो लक्स के जगह हम डब भी यूज कर सकते हैं, पियर्स यूज कर सकते हैं, लाइफबॉय कर सकते हैं, हमाम कर सकते हैं, डिटॉल कर सकते हैं, और कितने सारे साबुन हैं। तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। एंड द प्रोड्यूसर जनरली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस। और नॉर्मली जो प्रोड्यूसर होता है, जो बनाने वाला होता है इनका, वो प्राइस पर कंट्रोल करके रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा देता है या घटा देता है तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड पर इफ़ेक्ट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम साबुन ले लेते हैं लक्स का। लक्स का 100 ग्राम का कोई 40 रुपीज़ में आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और डव का 44 में आ रहा है, डिटॉल का 35 में आ रहा है, ठीक है।
तो कुछ लोग लक्स यूज कर रहे हैं। अब लक्स साबुन की कीमत बढ़ जाती है, 43 के आसपास हो जाती है, 44 हो जाती है। तो अब डव और लक्स की कीमत में कंपेयर कम रहा तो लोग सोचेंगे 1-2 रुपये की बात है, डव ले लेते हैं, क्योंकि वेट तो सेम है। तो लक्स वालों ने अपनी कीमत को बढ़ा दिया, जिससे उनकी डिमांड कम हो गई। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो कीमत कम कर दे, कीमत कम करने के चक्कर में कई बार वो लॉस में भी चला जाता है। वो कीमत कम करेगा तो कोई और फर्म जो उसके कंपटीशन में है वो भी कोशिश करेगी कि कम करने की, उससे क्या होगा, वो लॉस में चला जाएगा। और जैसे अभी हमारे ये हैं सिम वगैरह हैं, जियो आई जब से मार्केट में, वोडा है, एयरटेल, आइडिया वगैरह, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब इन लोगों ने जियो को कंपटीशन करने के लिए अपनी वस्तुओं की डिमांड तो गिराई है, अपनी प्राइस तो कम किया है, लेकिन लॉस भी गया है इन्हें उस वजह से। लेकिन फिर भी उसकी जियो वालों की जो प्लान्स हैं वो अच्छे हैं, तो लोग ज़्यादा जियो यूज कर रहे हैं। तो सोच समझ कर इन्हें अपने प्राइस को चेंज करना होता है। अब पढ़ते हैं हम इसकी फीचर्स में पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। इस मार्केट में किसी वस्तु के कई सारे बायर्स होते हैं, ख़रीदने वाले होते हैं, कई सारी फर्में होती हैं, कई सारे सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, वस्तु विभेद। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जब कोई वस्तु रंग, रूप, आकार, डिजाइन, पैकिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो। ठीक है, जब वस्तु एक दूसरी वस्तु से भिन्न होती है तब वो कहलाती है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, वस्तु विभेद। तो वस्तु विभेद तो पाएगा, जैसे कि हम साबुन का एग्जांपल ले रहे थे, लक्स वाले साबुन की लुक अलग होगी, प्राइस अलग होगा, इसकी जो खुशबू है वो अलग होगी, उसकी पैकिंग अलग होगी, उसका वेट अलग होगा। ऐसे ही दूसरे साबुन को जो हम कंपेयर कर रहे हैं, डिटॉल वगैरह, लाइफ बॉय वगैरह, उनका अपना अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं। थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इस मार्केट में भी फर्में इजीली एंट्री कर सकती हैं, इजीली एग्जिट कर सकती हैं। फोर्थ है सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होती है, मीन्स बेचने के लिए खर्चा करना पड़ता है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जैसे कि आप देखते हो परफेक्ट कंपटीशन में कोई खर्चा नहीं करता, मोनोपोली में भी एक ही सेलर होता है, कोई ले या ना ले वो भी खर्चा नहीं करता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उन्हें अपने वस्तु की, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देनी होती है ताकि लोग समझ सके कि ये भी एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको बेचने के लिए खर्चा होता है। लेस मोबिलिटी। लेस मोबिलिटी का मतलब होता है कि कम मोबिलिटी, गतिशीलता के लिए होता है, कम गतिशीलता। ठीक है, साधनों की गतिशीलता यहाँ पर कम होती है। कैसे साधनों की गतिशीलता कम कैसे होती है? देखिए, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्शन के ये जो बाज़ार होता है इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं और जो वस्तुओं और सेवाएं होती हैं उनमें कम गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, इनमें गतिशीलता कम होती है, कम गतिशील होते हैं ये। नेक्स्ट है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान का अभाव। इस बाज़ार में जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी जब होती है जब वो उसको ख़रीद के यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल बताइए कोई। जैसे कि देखिए, कोई बंदा अगर लक्स साबुन यूज कर रहा है नहाने में तो उसको नहीं पता होगा दूसरा डव साबुन है, उसकी स्मेल कैसी है, उसको कैसा है, स्मूथ है नहीं है, उससे क्या चेंज आता है लक्स से कंपेयर में।
तो वो कब कंपेयर कर सकता है? जब वो उसे भी यूज कर सके, तब वो इजीली कह सकता है ये इससे बेटर है। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का क्या होती है? नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि मतलब बिना प्राइस के कंपटीशन करना। जैसे कि एक फर्म दूसरी फर्म से अगर ज़्यादा सेल करना चाहती है तो कई बार वो क्या करती है, उसके प्राइस को चेंज नहीं करती, उसके प्राइस को फॉलो नहीं करती है कि इसका प्राइस ऐसा है, मैं अपनी गुड्स को इसकी प्राइस जितना बना दूं, ठीक है, या मैं इस अपनी गुड्स की प्राइस इससे कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं। ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि ये प्राइस को चेंज किए बिना, दूसरी प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज किए बिना ये अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ उपहार में दे देते हैं। जैसे कि सर्फ एक्सेल मान लो हम लेते हैं, तो सर्फ एक्सेल वालों ने क्या किया कि अगर आप 1 kg या 2 kg का पैकेट लोगे तो आपको ये बकेट मिलेगी, आपको ये साथ में ये चीज़ मिलेगी, आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो साथ में ये फ्री मिलेगा। तो इस तरह से ये बिना चेंज किए प्राइस को अपनी जो वस्तुएं हैं उनके साथ कुछ ना कुछ देकर दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकती हैं, कॉम्पीट कर सकती है। नेक्स्ट है मोर कैन बी सोल्ड ओनली अ लोअर प्राइस। अगर ये मार्केट जो ये है आपका मोनोपोलिस्टिक, अगर ये ज़्यादा बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो इन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपेयर में अपनी कीमत कम रखनी पड़ेगी। थर्ड है एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व। इसमें जो एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है वो इस तरह से होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ। मोनोपोली में थोड़ा ऊपर होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हमारा पॉइंट आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार, यानी यहाँ पर कुछ ही फर्में होती हैं लेकिन बड़ी फर्में होती हैं और इनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर मीन्स बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं वो कम होते हैं और वायर्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत बड़ा यानी महंगा होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह। अब देखिए फीचर्स। अब फ्यू फर्म्स, कुछ ही फर्में होती हैं लेकिन बड़ी फर्में होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ वायर्स, अनेक क्रेता होते हैं। वेरियर्स होता है बाधाएं। इस मार्केट में बाधाएं बहुत आती हैं क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर ये फर्में होती हैं एक दूसरे से डिपेंड होती हैं। डिपेंड क्यों? क्योंकि प्राइस से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड डिपेंड होती हैं कि ये अगर कंपनी या ये फर्म इतने पैसों में इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमें भी कम से कम कोशिश यही करनी है कि इससे बेटर दें या इसके जैसा तो दें। और यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं होता, तो फर्म का डिमांड कर पता नहीं होता किस तरह से होगा, क्योंकि ये कभी फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो जाता है, इनइलास्टिक भी हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। ये फॉर्मेशन कर सकती हैं कार्टेल्स, यानी गुट निरपेक्षता बना सकती हैं कंपटीशन से बचने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है मार्केट। देखिए मार्केट क्या होता है, अगर हम नॉर्मल देखते हैं मार्केट क्या है, तो मार्केट एक जगह है जहाँ पर सामान बिकता है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज है मार्केट का मीनिंग। यहाँ पर मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठीक है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जहाँ पर भी एक बायर और एक सेलर, जहाँ पर दो पार्टी जो कि वायर्स और सेलर्स हैं मिली, वही मार्केट हो जाता है। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, कोई भी जगह जहाँ पर वायर्स और सेलर्स हैं और वो इन्वॉल्व हैं, वो आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो वो मार्केट है। अब एक पॉइंट आता है कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का ही पार्ट है। देखिए कोलिसिव ओलिगोपोली क्या होता है, गठबंधन अल्पाधिकार। यहाँ पर जो फर्में होती हैं वो कंपटीशन से बचने के लिए कुछ फर्में कोलिसिव हो जाती है, मतलब कार्टेल बना लेती हैं, जुड़ जाती हैं, ताकि कंपटीशन से बचा जा सके।
फिर उनकी जो प्राइस की पॉलिसी होती है और भी कोई जो पॉलिसी होती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट और फर्म, वो एक साथ मिल के लेते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बच जाता है, सारी फर्में मिल के बराबर प्रॉफिट कमाती हैं। अब आता है लास्ट, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली क्या होता है कि यहाँ पर फर्में जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें दूसरों से सिर्फ कंपटीशन करना होता है। प्राइस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होती है वो खुद डिसाइड करती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट होती है, इनका नॉन कोलिसिव में जो फर्म्स होती हैं, इनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव होता है। कुछ ही फर्में होती हैं, बड़ी फर्में होती हैं, और प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव होता है। एक दूसरे से ये कार्टेल वगैरह भी नहीं करती, कोई गुट निरपेक्षता, मतलब कार्टेल मीन्स जब ये कुछ फर्में मिल जाती हैं आपस में, ऐसा भी ये नहीं करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी रहती हैं, अपनी खुद से ही पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करती हैं, कंपटीशन रखती हैं। तो इस मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो होता है कट थ्रॉट मीन्स गला काट प्रतियोगिता। गला काट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। ठीक है, कोलिसिव और नॉन कोलिसिव दोनों ही ओलिगोपोली के पास थे। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगी, और साथ में इसके जो क्वेश्चंस के साथ जो इनके आंसर होंगे वो मैं आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया है इसी के साथ, और ये चैप्टर भी।